नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जंग तो खत्म हो गई, लेकिन सच कहा जाए तो जंग अभी जारी है। यूक्रेन जंग चल रही है, गजा के साथ भी जंग चल रही है। ईरान और इजराइल वॉर को थोड़ा सा मुझे लगता है कि विराम देने का समय आ गया है। हालांकि इस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये जंग उसके बाद कब फिर से शुरू हो जाए, कब नेतन्याहू उसके मूड में आए और फिर कोई हवाई जहाज भेजे और फिर कुछ बम गिरा के आ जाए। ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो पेंटागन से जो रिपोर्ट्स आई उसने काफ़ी हद तक अगर कहा जाए तो हंगामा भी मचाया। कौन जीता कौन हारा, ये भी सवाल है। क्या इसमें ईरान जीता, क्या इसमें इजराइल जीता? सच कहा जाए तो जंग में तो कोई जीतता नहीं है, जंग में तो सबकी हार होती है। अगर 2 दिन के अंदर इजराइल में 39,000 एप्लीकेशंस आती हैं मुआवजे के लिए कि हमारा नुकसान हुआ है, और उसमें लगभग 31,000 एप्लीकेशन सिर्फ 2 दिन के अंदर मकानों के बर्बाद होने की आई हैं, मकानों के बर्बाद होने की आई हैं। 3,500 के करीब एप्लीकेशन आई हैं कि हमारी कारें बर्बाद हो गई, जलकर राख हो गई, जो ईरान ने बम डाले थे। और करीब 4,500 एप्लीकेशन वो हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारी फैक्ट्री की जो मशीनरीज हैं वो बर्बाद हो गई हैं। तो उन सब ने मुआवजा मांगा है। इंश्योरेंस होती तो सरकार भी उसकी गारंटर होती है इसराइल के अंदर। ये तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे में जो एप्लीकेशन आई है उसके बारे में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इसराइल के अंदर बर्बादी नहीं हुई है। अगर 30-31 हज़ार मकान बर्बाद हुए हैं तो बड़ी बर्बादी है। अगर 3,500 कारें जल के राख हो गई तो बड़ी बर्बादी है। 4,500 फैक्ट्रियों की मशीनें बर्बाद हो गई तो ये बड़ी बर्बादी है। उस पर सोने पे सुहागा ये कि पेंटागन की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि भाई, जो एटॉमिक एनर्जी के सारे प्रोग्राम्स थे वो तो बर्बाद हुए नहीं, तो भाई बम तो उन्होंने ऊपर ही ऊपर डाल के ख़त्म कर दिया। हासिल क्या हुआ अल्टीमेटली, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। लेकिन पेंटागन ने ये रिपोर्ट क्यों बनाई? और फिर पेंटागन की रिपोर्ट लीक होती है, लीक होकर सीएनएन के पास जाती है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास जाती है, और वो कहते हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो तो बर्बाद हुआ ही नहीं। यहाँ पर अब तभी मैंने कहा ना, जीता कौन और हारा कौन। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इजराइल भी हारा, ईरान भी हारा, और सबसे ऊपर अमेरिका हारा। अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा बम गिरा दिया, इससे बड़ा बम तो दुनिया में कोई था नहीं। B-2 बॉम्बर भी यूज कर लिया, लेकिन क्या उससे हासिल कुछ हुआ? हासिल तो कुछ नहीं हुआ। अब जो स्टीव विटकॉफ हैं, ट्रंप के विशेष रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई है ये हमारे देश के साथ द्रोह है, ये हमारे देश के दुश्मन है जो पेंटागन में काम करते हैं और इस किस्म की रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। और उन्होंने B-2 बॉम्बर से हुए हमलों को विनाशकारी नहीं बताया। वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बदनाम करना चाहते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा अभियान था उसको असफल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो सही है। अब क्या कहते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप, इसकी राजनीति वहां भी चल रही है। कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति और अमेरिकी राजनीति, इसमें क्या फर्क है भाई? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से फोर्डो, नतांज और इस्फहान में 14 बम के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, तो फिर बचा क्या? तो फिर ईरान कैसे दावा कर रहा है? और हमने स्टोरी की थी भी, आफ्टर ऑल वो 400 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहाँ चला गया? जो ट्रक्स निकल कर बाहर आए थे मशीनरी के साथ में, वो कहाँ गायब हो गए? तो क्या
उनको कहीं ना कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पहले से भेज दिया गया जो अमेरिका को भी पता था और ईरान को भी पता था। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही थी, और इसमें कुछ लेसन्स जो थे वो इजराइल को देने की कोशिश की जा रही थी। ईरान को बताया जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ तो हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम तुम्हें बम तो दे रहे हैं, गोला बारूद तो दे रहे हैं, पर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। B-2 बॉम्बर से बम गिराने के बाद ट्रंप ने कह दिया कि अब हमसे कुछ और उम्मीद मत करना। लेकिन हम ट्रंप की इस बात पर यकीन कैसे कर लें, क्योंकि ट्रंप की बातों पर यकीन करना मुझे लगता है कि एक बेवकूफ़ी की निशानी है। अब फिर से उनके कुछ स्टेटमेंट हो गए कि ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से ईरान पर वार करेंगे। तो कभी धूप कभी छाँव, सुबह कुछ और होता है, दोपहर कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। अब आपने अपना सबसे बड़ा GBU-57 बम गिरा दिया, तो अब उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने थे वो नहीं मिले, ये बात तो तय है। कुछ नुकसान पहुंचा है, 6 बड़े बड़े खड्डे भी नजर आए, लेकिन अंदर के हिस्सों में क्या नुकसान हुआ पता नहीं। अब एक नई घोषणा आती है कि ये जो 60-61 मीटर तक ये डैमेज कर सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ 100 मीटर नीचे है पहाड़ों पे, तो उसको नष्ट करने के लिए तो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास बम नहीं है। तो अब सुनने में आया कि भाई एक नया बम बना रहा है अमेरिका। अब उसे पता लग गया कि भाई 60 मीटर से मेरा काम नहीं चल रहा, तो अब मुझे को 100 मीटर वाला, 120 मीटर वाला, 150 मीटर वाला बम चाहिए अब मेरे को। तो वो जो बम कैसे आएगा, वो कैसे बनाया जाएगा, तो उसके ऊपर अब वहां पर काम शुरू हो गया है। ये इस बात का एक सबूत भी है, मुझे लगता है ये इस बात का एक सबूत है कि भाई वो 60 मीटर का जो बम था ना GBU-57, वो काम नहीं आया, और उसी बात को छुपाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें आती हैं, वो भी उसको फेक बनाकर जो हमारे ट्रंप साहब हैं वो कहते हैं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो स्टीव विटकॉफ का भी बड़ा बयान है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि हमने इतने सारे बम गिराए हैं भाई अल्टीमेटली, और इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जो सिक्योरिटी की जो सारी लेयर्स थी उसको पेनिट्रेट किया है। लेकिन क्या ये कामयाब हुआ? अब ये कामयाबी की कहानी तो भाई कोई भी नहीं दोहरा रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं कह रहा है। तो स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि भाई ये तो अपमानजनक भी है, देशद्रोह, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, अमेरिका के दुश्मन हैं। इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान भी आया। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है, और जहां तक मैं समझता हूं कि हमने ईरान की पूरी कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने उनको ख़त्म कर दिया है। अगर वो ख़त्म कर दिया है तो फिर वो क्या कहते हैं कि सारे के सारे जो क्या कह सकते हैं कि अ, जो ट्रक्स निकल कर गए थे, जो एनरिच यूरेनियम था, वो निकल कर वो कहाँ चला गया? ये बात भी तो सही है अपने आप में। और अब एक नया ऐलान आता है कि हम ईरान से सीधी बातचीत करेंगे। अमेरिका कहता है कि ये ईरान के लोग शानदार लोग हैं, शानदार कंट्री है, बहुत तेल पैदा करते हैं। अब पता नहीं क्या चक्कर है। और नेतन्याहू के लिए भी संदेश है, भी तू सोचता होगा कि हर टाइम मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो वो भी नहीं है, मैं ईरान के साथ भी खड़ा हो सकता हूँ। तो उनका कहना है कि हम और ईरान अगले हफ्ते बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो बातचीत होगी उससे पता लगेगा कि भाई आगे आने वाले दिन कैसे होंगे। और नेदरलैंड में नेटो का जो समिट चल रहा था, वहाँ पे ट्रंप ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि हम अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, और हो सकता है हम किसी समझौते पर साइन भी करें, कोई एग्रीमेंट हो जाए। हालांकि फिर उनको यह कहना था कि उनको कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम फिर भी एग्रीमेंट करना चाहेंगे। तो हर जगह विरोधाभास है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो रही है। अब वो कहते हैं कि अगर एक लंबे समय का हमारा शांति समझौता होता है तो फिर एक अच्छी बात है, फिर सारे के सारे ना केवल हमले पूरे बंद हो जाएंगे, और अपने आप में इस खित्ते के अंदर शांति भी हो जाएगी। नेदरलैंड में भी फिर वो सीज फायर का तो उसका जो स्टोरी है वो तो चलती रहती है ना।
वो बोलते हैं कि हमने तो भी सीज़ फायर करवा दिया, हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर कराया, हमने अब इज़राइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर कराया, और उनका कहना है कि वो बम नहीं बनाएंगे और एनरिचमेंट नहीं करेंगे। और लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तो बाहर निकाल दिया। वो तो ईरान ने बोल ही दिया कि भाई मैं तेरे को अंदर रखने वाला नहीं हूं यहाँ पर। तो अब सवाल फिर से उठने शुरू हो गए यहाँ पर एक बार से कि भाई जो भी हो, लेकिन क्या वास्तव में ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हम ये कहें कि जहाँ पर ये शांति जो है लंबे समय के लिए स्थापित हो जाएगी, या फिर ट्रंप साहब नेतन्याहू के साथ भी एक गेम खेल रहे हैं। ट्रंप साहब जो हैं नेतन्याहू के साथ एक गेम खेल रहे हैं। वो गेम क्या है? क्या नेतन्याहू जो भी चाहते हैं वो ट्रंप से हासिल कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत सारे सवालात बाकी हैं जिसके जवाब मिलने अभी वो है। अब एक और चीज़ जिसमें से निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या नेतन्याहू अपने हमलों को छोड़ देगा? ये सवाल सब जगह उठ रहे हैं इस टाइम कि क्या नेतन्याहू अपने हमलों को स्टॉप करेगा, या फिर से दोबारा से कहीं ना कहीं जाके क्या कहते हैं कि फिर से हमले शुरू कर देगा। अब सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब मोसाद के सुनने में आया कि जो मिशन है और तेज हो गया ईरान के अंदर, और वो कहते हैं कि ईरान के खिलाफ उनका जो मिशन है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वहाँ पे एक और बड़ा मिशन मोसाद ने स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। उनका कहना है कि जो भी हमारी कामयाबियां रही हैं वो कंप्लीट कामयाबियां नहीं हैं, हमें और बड़ी कामयाबी की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हमारे एजेंट्स जो जैसे थे वो पहले जैसे थे, आगे भी रहेंगे, और कुछ ही एजेंट पकड़े गए हैं, बाकी तो सब एजेंट बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, और उनको तो पकड़ा भी नहीं जा सकता। तो अब ईरान के लिए एक खुली चुनौती है कि उनके घर के अंदर जो मोसाद ने अपना बड़ा नेटवर्क बनाया है, जो जाल बिछाया है, सैकड़ों हज़ारों उनके एजेंट थे जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इसराइल को पास ऑन करते हैं, और उसी की वजह से ईरान के जो आर्मी कमांडर्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी टारगेट किलिंग की। इससे पहले हानिया इस्माइल की भी किलिंग की थी वहाँ पर, और उसी के सारे मिसाइल की जो फैसिलिटीज़ थी उसको भी तबाह किया है। तो सीक्रेट ऑपरेशन के कई वीडियो भी उन्होंने जारी किए हैं, और कई एजेंट्स ऐसे हैं जिनके चेहरे तो ढके हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं ये अपने आप में अब ईरान के लिए एक और खतरा बन के उभरेंगे। खतरा इसलिए बन के उभरेंगे क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे लगता है कि वो चलती रहेगी, और सैकड़ों हज़ारों लोग जो मोसाद के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जिनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो उनके लिए जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी बड़ी होंगी। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें कही भी जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी हैं, और इस बात का एहसास अब सबको हो चुका है कि ये जंग का धुआं थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन क्या इसको पूरी तरह से रोक पाना संभव होगा? क्योंकि लेसन्स तो सबके लिए हैं, ईरान के लिए भी हैं, अमेरिका के लिए भी हैं, इजराइल के लिए भी हैं, और जो बाकी देश है इसमें चाइना है या रूस है या भारत है उनके लिए भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इसके साथ जाते जाते एक खबर ये थी कि जो एससीओ समिट के अंदर जो जॉइंट कम्युनिकेशन आना था, भारत ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत जिन शब्दों का चुनाव उस पूरे कम्युनिकेशन में चाहता था उसको बाकी देश एक्सेप्ट करके राजी नहीं थे। एससीओ के अंदर ईरान भी है। तो जिन शब्दों के बारे में कि जहां इसराइल का कॉन्डमनेशन था या अमेरिका का कॉन्डमनेशन था, भारत ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि कम्युनिकेशन नहीं आएगा। आप अपना डिसेंटिंग नोट कह सकते हैं, लेकिन डिसेंटिंग नोट होने से होता क्या है? डिसेंटिंग नोट होने से आपको मिलेगा क्या? आपको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जो एससीओ की जो सारी जो जॉइंट कम्युनिकेशन है वो आपके डिसेंटिंग नोट के साथ आ जाएगा कि इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन इट। ठीक है, लेकिन जो एससीओ का जो मेन स्टेटमेंट पहले भी आ चुका था, जहां इंडिया ने अपने आप को डिसोसिएट किया था, और उन्होंने अमेरिका
और इजराइल दोनों का कंडेमनेशन किया था और भारत उससे भी बाहर हो गया था। भारत अपने हित कहता है कि मैं अपने हित को साधूंगा, लेकिन एक किस्म से कहा जाए तो भारत एससीओ के समिट के अंदर भी साइडलाइन या आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है, और ब्रिक्स में तो वैसे भी एक तरह से बाहर हो चुका है। और ब्रिक्स के बारे में तो ये कहना ही बेकार है कि वहाँ पर चाइना का प्रभुत्व नहीं है, रशिया का प्रभुत्व नहीं है। चाइना एक छत्र, एक तरह से क्या कहते हैं कि राज लगाकर वहाँ पर बैठा हुआ है। तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के अंदर इस खित्ते में क्या होता है। और साउथ एशिया भी अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ भी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इंतज़ार करना होगा और कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास हमें हो जाना चाहिए कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है हमारे लिए दुनिया में, और डिप्लोमेटिकली हम भी पिछड़ गए हैं। हम दरअसल कहीं ना कहीं जो कूटनीति के अंदर जो हमें चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था हमें नहीं मिल पा रहा है, और शायद हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये सारी की सारी जो दिक्कतें निकल कर आई हैं, ये भारत को भी परेशान करने वाली हैं। इसमें कोई ना कोई तो मुझे लगता है कि आ, सबक तो है इसके अंदर, कि जो लेसन्स मैंने कहा ना, लेसन्स सबके लिए हैं, और जब रियल टाइम वॉर होती है तभी आपको ये लेसन्स मिलते हैं कि किसने कैसा अपने आप को परफॉर्म किया है। चलिए, इससे इसी साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त और शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।